धनु राशि के जातक जिनका कि राशि स्वामी बृहस्पति है और राशि का चिन्ह है धनुष बाण लिए हुए युद्ध के लिए तत्पर एक पुरुष। सिर्फ युद्ध के लिए तत्पर नहीं है वो, तत्परता, रेडीनेस, रेडी फॉर एनीथिंग, रेडी फॉर वर्क, रेडी फॉर अचीवमेंट्स, कुछ भी प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार, कुछ भी मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार। रात के 12 बजे भी इन लोगों को कहिए फ़ोन करके कि हमें ज़रूरत है, तुरंत उठ के आ जाएंगे। हरदम रेडी रहते हैं अपनी मदद के लिए, दूसरों की मदद के लिए। और क्योंकि बृहस्पति राशि का स्वामी है, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम ही इनका नारा है, वो ही इनके जीवन का उद्देश्य है। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करेंगे कैसा रहेगा जुलाई का महीना इन ऑलवेज रेडी धनु राशि के जातकों के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारी वीडियोस लगातार आपको मिलते रहें और समय से मिल जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जुलाई के महीने में होने वाली है वो है काल सर्प योग। काल सर्प योग का अर्थ समझिए। जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में होते हैं तो उसको हम काल सर्प योग कहते हैं। राहु और केतु दो नॉड्स हैं, इनके पास कोई फिजिकल बॉडीज नहीं है। बाकी ग्रहों को हम पिंड रूप में, बॉल शेप में आसमान में देख सकते हैं, राहु और केतु को नहीं देख सकते क्योंकि ये दो नॉड्स हैं, अदृश्य हैं दोनों। लेकिन उसके बावजूद प्रभाव दोनों का इतना है कि जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह होते हैं तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट में होते हैं। क्यों? क्योंकि राहु और केतु देवता तो बाद में बने, पहले तो राक्षस थे। तो जो राक्षसी प्रवृत्ति है वो राहु और केतु दोनों में है। स्वरभानु राक्षस का ऊपर वाला हिस्सा राहु और नीचे वाला हिस्सा केतु। इसीलिए राहु और केतु हमेशा हॉरोस्कोप में किसी भी कुंडली में आमने सामने होते हैं। जब इन दोनों आमने सामने के बीच में सारे ग्रह आ गए, है ना, एक साइड में आ गए सारे ग्रह और एक साइड ये है एक साइड ये है, तो उसका असर होगा। टोटल असर क्या होगा? नाम बहुत भयानक सा काल सर्प योग, पर डरने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि कुछ भयानक होने वाला नहीं है। सिर्फ कितना होगा वो मैं बताती हूँ। एक नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा सा हम पर, हमारी पर्सनालिटी पर, हमारे आचार विचार में, हमारे कर्म में रहेगा। कारण यह है कि एक बात समझिए, पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी, यहाँ तक कि हमारा शरीर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों से बना है। तमोगुण भी उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का और हमारे शरीर का जितना सतोगुण और रजोगुण है। रात्रि तमोगुणी है। कल्पना कीजिए एक हफ्ते तक रात्रि ना हो तो पागल हो जाएंगे हम सब सोए बिना, है ना। इसलिए इतना डरने की जरूरत नहीं है, हॉरिफाई करने की जरूरत नहीं है उसको। तमोगुण वो है जो हमारे शरीर से नेगेटिविटी को खींच करके भी लेकर के जाता है ना। रात्रि में क्या होता है, जब हम आराम करते हैं तो वही तमोगुणी रात्रि हम सबके शरीर के हर एक सेल को रिवाइव करती है, पुनर्जीवन देती है। सुबह हर सेल बॉडी का अंग अंग, हमारे शरीर का अंग अंग सुबह प्रफुल्लित होता है, खुश होता है, थकान रहित होता है और हम सब सुबह एकदम तरोताजा उठते हैं। रही बात काल सर्प योग के असर की, तो जैसे कि मैंने कहा, हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर और हमारे शरीर पर सतोगुण और रजोगुण के कंपैरिजन में तमोगुण का असर थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, इसको मैं नकार नहीं सकती। तो बहुत हद तक चीजें हमारे हाथ में है ना। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी एक रेमेडियल साइंस है। अगर आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उनको थोड़ा कंट्रोल कीजिए, है ना। बहुत नेगेटिव सोचने की, नेगेटिव चीजों की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। पहले घर का स्वामी बृहस्पति बहुत सुदृढ़ स्थिति में मार्गी, उदित और उच्च पुष्य नक्षत्र में बैठा है। देखिए, पुष्य नक्षत्र किसी फल की प्राप्ति को दिखाते हैं। कोई ऐसा पेड़ जो हमने लगाया था उस पर जो फल अब आया, पुष्य नक्षत्र उसको दिखाता है। अब जब बृहस्पति पुष्य में होगा तो जो कर्म आपने किए पास्ट में, उन कर्मों का फलोदय, उस कर्म का फल, क्योंकि
पुष्य पहले पुष्पों को विकसित, फूल को खिलते हुए दिखाता है, उसके बाद फूल के बाद जो फल आता है उसको पुष्य नक्षत्र दिखाता है। वैसे भी कर्क में बृहस्पति उच्च के हैं 26 जून से 1 जुलाई तक, तो अति उच्च एक्सट्रीमली एक्सॉल्टेड है पुष्य में। तो जब लग्न का स्वामी उच्च होगा तो बड़ी तेजी से आप काम करेंगे, कामों में प्रगति आएगी, बहुत मन प्रसन्न रहेगा। अगर मैं कहूँ बहुत उच्छृंखल और उन्मादित भी रहेगा तो ऐसा कहना कुछ गलत नहीं होगा। कुछ ऐसे अचीवमेंट्स जो बहुत समय से हो नहीं पा रहे थे, रुके हुए थे, काम पाइपलाइन में थे, अड़चने आ रही थी, वो इस समय हो जाएंगे। दृष्टियां बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एस्ट्रोलॉजी मेरे पिता से सीखी। वो कहते थे कि एस्ट्रोलॉजी में जितना इंपॉर्टेंट किसी घर में किसी ग्रह का प्लेसमेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट दृष्टियां हैं। अब दृष्टि प्रथम भाव पर है मंगल की 8वीं। मंगल मेहनत, मंगल हमारे शरीर में बहने वाला रक्त, हमारी फिजिकल एनर्जी है मंगल। तो शारीरिक क्षमताएं आपकी बहुत अच्छी रहेंगी, आप दौड़ दौड़ के काम करेंगे। थोड़ा सा क्रोध भी आएगा क्योंकि 16 तारीख तक सूर्य की भी दृष्टि है। 2 अग्नि ग्रह की दृष्टि जब लग्न पर होगी तो ऊर्जा बहुत रहेगी, एनर्जी बहुत रहेगी। जैसे कि मैंने कहा, आप दौड़ दौड़ के काम करेंगे, सरकार से लाभ होगा, भाइयों से लाभ होगा। बुध यहाँ 7 तारीख तक दृष्टि रखेंगे, शनि की दशम दृष्टि रहेगी। 7 से 16 तक सूर्य और बुध दोनों की दृष्टि एक साथ रहेगी, बुधादित्य दृष्टि। तो कुछ अच्छे काम बन जाएंगे जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, पिता से रिलेटेड है, बॉस से रिलेटेड है, मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ऐसे बहुत सारे काम आपके इस समय बन जाएंगे। थोड़ा सा जैसे कि मैंने कहा कि क्रोध को संभालिएगा, क्योंकि काल सर्प योग के दौरान हमारे मन और बुद्धि पर तमोगुण का असर थोड़ा सा ज्यादा रहेगा ही, उसको हमें भी समझना है ना। दूसरे घर की बात करें तो मकर राशि है जिसका स्वामी शनि रेवती में बैठा हुआ है। 9 अक्टूबर तक रेवती में रहेगा, बहुत लंबे समय तक है। 26 जुलाई से शनि वक्री हो जाएंगे, चौथे घर में बैठे हैं। दूसरे घर का स्वामी जब चौथे घर में बैठा हो, दूसरा घर कुटुंब, चौथा घर सुख, कुटुंब से सुख। दूसरा घर धन का संचय, चौथा घर सुख, धन के संचय से सुख। दूसरा घर वाणी, चौथा घर सुख, वाणी से सुख। एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग वेरी सिंपल। मेरे पिता ही मेरे गुरु थे, वो कहते थे कि अगर तुमने एस्ट्रोलॉजी को सिंप्लीफाई करके सरल भाषा में घर घर तक पहुंचा दिया ना, तभी तुमको अपना शिष्य मानूंगा। आज वो स्वर्ग में है, मैं पृथ्वी पर हूँ, कोशिश कर रही हूँ। अपने हर वीडियो में अनवरत लगातार कोशिश करती हूँ कि जितने सरल भाषा में ग्रहों के संबंधों को, ग्रहों की विवेचनाओं को, ग्रहों के एक्सप्लेनेशन को, उनकी उपस्थिति को, कब कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कहाँ देख रहा है, उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, जितना हो सकता है बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। और आप में से बहुत सारे लोग सीखे हैं, मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है। मुझे लिखते हैं कि मैडम हमने सीखा, बहुत कुछ सीखा आपसे। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि जो मैं कोशिश कर रही हूँ ना, वो खराब नहीं जा रही है, नाकाम नहीं जा रही है। बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, तो कोशिश करते रहिए, सीखते रहिए। जो मैंने कहा कि दूसरे घर का स्वामी वाणी से सुख, दूसरे घर का स्वामी चौथे घर में, लेकिन शनि सत्य है, शनि न्याय है, शनि थोड़ा कठोर है। तो क्या होगा कि दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन। आप कुछ कड़वा भी बोल देंगे, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोल देंगे, कुछ जरूरत से ज्यादा सच भी बोल देंगे, उसके बावजूद लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, ये जानते हुए कि मीठा बोलना ज्यादा खतरनाक है बजाय इसके कि तुम सच बोलो, भले ही वो कड़वा हो। देखिए, इस बात को जानते सब है, जब हम जरूरत से ज्यादा मीठा बोलते हैं ना, सबको समझ आता है। हम भले ही सोचे किसी को समझ नहीं आ रहा, पर वो हमारी गलती है, समझ आता है और सबको समझ आता है। ठीक है। अब ऐसे में जब हम ऐसा बोलेंगे जो कड़वा होगा मगर सच होगा, तो थोड़ी देर के लिए चुभेगा सामने वाले को, लेकिन वो इस बात को समझ जाएगा कि जो हम कह रहे हैं वो सत्य है, तो उसमें उसका हित है। आप कुटुंब का हित करेंगे कुछ कड़वा बोलकर। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है यहाँ तब जब बृहस्पति पुष्य में है और उच्च के हैं। घर में कोई मांगलिक काम, जैसे कि मैंने कहा, धन के संचय से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड, परिवार की खुशियों से रिलेटेड, क्योंकि पुष्य किसको दिखाता है? फल को दिखाता है। किसी नए का आगमन, किसी की शादी, किसी का जॉब, किसी का जन्म, ऐसी किसी स्थिति को कुटुंब में बृहस्पति की ये 7वीं दृष्टि दिखाती है।
मेरे पिताजी कहते थे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में किसी घर में किसी ग्रह का बैठना जितना इम्पोर्टेंट है, उससे 100 गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट दृष्टियाँ हैं, है ना? सपोज़ बृहस्पति ने अपनी नवम दृष्टि से कोई गिफ्ट दिया, आपको खीर की थाली परोस कर दी। शनि की तीसरी दृष्टि वहाँ पड़ गई जो क्रूर है। आप हाथ धोने गए, कुत्ता आया, थाली में मुँह मारकर चला गया। थाली भी वहीं, खीर भी वहीं, पर अब आपके योग्य नहीं रही, अब आप उसको खा नहीं सकते। तो दृष्टियाँ इतनी इम्पोर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी में। इसीलिए कह रही हूँ कि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि दूसरे घर पर जब होगी, पुष्य नक्षत्र में रहते हुए, तो क्या होगा कि बहुत अच्छे कुछ अचीवमेंट्स कुटुंब से रिलेटेड, वाणी से रिलेटेड, धन के संचय से रिलेटेड और खान-पान से रिलेटेड बृहस्पति आपको देंगे। बात करें तीसरे घर की, तो यहाँ कुंभ राशि है जिसका स्वामी शनि चौथे घर में बैठा है और राहु अपने ही राशि में। इसमें हालांकि विद्वानों में मतभेद है और मेरे पिता ने मुझको ऐसा ही सिखाया कि जितना स्वामित्व कुंभ का शनि के पास है उतना ही राहु के पास भी है। तो राहु अपनी ही राशि में, अपने ही नक्षत्र में। पिताजी कहते थे जो ग्रह जिस नक्षत्र में बैठता है उसके अनुरूप आचार व्यवहार करता है। शतभिषा 100 डॉक्टर्स, हीलिंग फ्रॉम 100 डॉक्टर्स। राहु जैसा छलिया, राहु जैसा कपटी, राहु जैसा अति उच्च अभिलाषी, जिसके लिए कोई लिमिट्स नहीं है, जो कानून को नहीं मानता, जो कहता है सब कुछ मेरा ही तो है इस ब्रह्मांड में, मेरा अकेले का, मेरा अकेले का, मेरे अलावा किसी का नहीं। तो जो इतना उच्च अभिलाषी हो, जिसकी इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस हो, वो राहु जब शतभिषा में होगा तब उसका स्वभाव बदला हुआ होगा। वो हीलिंग देगा। पूर्ण दृष्टि भाग्य भाव पर है आपके, भाग्य से हीलिंग। कुछ घाव पुराने परिवार ने दिए, समाज ने दिए, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, जो भी थे, उनकी जबरदस्त हीलिंग। हालांकि बस अब जाने ही वाला है, 2 अगस्त तक है, पर ये काफी समय से चल रहा है। 2 अगस्त तक राहु जाते जाते शतभिषा, राहु तो अभी रहेगा यहाँ पर, नक्षत्र परिवर्तन कर लेगा 2 अगस्त के बाद। तो जब तक राहु शतभिषा में है, तीसरे घर में, तीसरा घर पराक्रम और शतभिषा हीलिंग। तो जो मेहनत आप करेंगे उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, मेहनत का फल अच्छा मिलेगा। मेहनत हम कभी कभी करते हैं, उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन जब तक राहु शतभिषा में है तब तक मेहनत के बहुत अच्छे फल आपको देगा और उससे आपका भाग्योदय होगा। यहाँ पर केतु की दृष्टि और शुक्र की संजीवनी दृष्टि है। राहु और शुक्र आपस में मित्र है। धन का लाभ, शरीर का सुख, सौंदर्य का सुख, क्रिएटिविटी जबरदस्त होगी आपकी, रचनात्मकता, अच्छी जगहों से, अच्छे लोगों से अचानक संबंध बनेंगे जो आपके नाम को, यश को, पद को, प्रतिष्ठा को अचानक बहुत ग्रेट हाइट्स तक ले जाएंगे। हालांकि केतु की भी दृष्टि है, केतु अलगाव है, थोड़ी ऑब्स्टिकल्स तो डालेगा, पर इस समय मघा में है। जैसे कि मैंने कहा, जो ग्रह जिस नक्षत्र में बैठता है उसके अनुरूप आचार व्यवहार करता है। इस समय केतु मघा में है, मघा पितृ कृपा को दिखाता है। तो जो मेहनत आप करेंगे, राहु भी अच्छे नक्षत्र में, केतु भी अच्छे नक्षत्र में, तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको इस समय मिलेंगे। बात करें, हालांकि थोड़ा संघर्ष होगा क्योंकि केतु जहां देखेगा और जहां बैठेगा दोनों जगह संघर्ष देगा। भाग्य भाव में बैठा हुआ है तो संघर्ष तो देगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप लोग बोलते हैं मैडम आप अच्छा अच्छा बताती है, नहीं ऐसा नहीं है। जो खराब होता है उसको भी बतलाती हूँ, बस बहुत भयानक तरीके से, डराने के लिए नहीं बताती हूँ। क्योंकि मेरे पिताजी कहते थे एस्ट्रोलॉजी डराने के लिए नहीं है भाई, ये रेमेडियल साइंस है। आपको ये बताया जाए कि भाई आगे आने वाले समय में यहाँ यहाँ अच्छा हो सकता है, यहाँ यहाँ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनके ये सॉल्यूशंस हैं, इनको कर लीजिए, उससे आप प्रॉब्लम से कुछ हद तक बच पाएंगे। पूरी तरह समय बदल जाएगा या कोई एस्ट्रोलॉजर बदल सकता है? नहीं जी, कोई नहीं बदल सकता सिवाय ईश्वर के। अगर कोई बदल सकता है वो सिर्फ ईश्वर है। हम लोग आपको बतलाते हैं कि ऐसा हो सकता है और ये रेमेडीज कर लीजिए, तो उससे उन चीजों की तीव्रता, उनका असर थोड़ा कम आप पर जरूर हो जाएगा। शनि रेवती में चौथे घर में 26 जुलाई से वक्री हो जाएंगे और बृहस्पति की नवम दृष्टि है। चौथा घर माता है, भूमि है, भवन है और वाहन है। तो जब शनि चौथे घर में होगा, जल की राशि में, शनि ऑलरेडी एक ठंडा ग्रह है ना, सूर्य से सबसे दूर, बहुत प्रैक्टिकल, क्रूर, कठोर, न्याय का देवता, बहुत ज्ञानी, क्योंकि उसके पास बहुत सारी नॉलेज है, ओल्डेस्ट प्लेनेट है ना, तो इसलिए हर चीज को प्रैक्टिकली देखता है। जब एक ठंडा ग्रह जल की राशि में बैठा होगा तो आप अपनी मातृभूमि पर माता के साथ बहुत प्रैक्टिकली सोच समझकर निर्णय लेंगे।
वार्मथ नहीं होगी, प्रैक्टिकलिटी होगी। वैसे भी मीन राशि अंतिम राशि है, शनि अंतिम नक्षत्र, अंतिम राशि में और अंतिम ग्रह। शनि अंतिम ग्रह है, मीन अंतिम राशि है, रेवती अंतिम नक्षत्र है। कंप्लीशन ऑफ समथिंग एट योर होमलैंड, मातृभूमि पर किसी काम का कंप्लीशन जो आपको सुख देगा। रेवती सेलिब्रेशन को दिखाता है, कोई ऐसा कंप्लीशन जो सेलिब्रेशन के लिए परिस्थितियां बनाएगा। बृहस्पति की नवम दृष्टि पुष्य में, वो भी वही दिखा रही है। पिताजी कहते थे कि अगर हॉरोस्कोप में कोई एक ग्रह कोई एक चीज दिखा रहा है तो ध्यान से देखो, बाकी ग्रह भी 100% वहीं पर ही इशारा कर रहे हैं, जरूरत सिर्फ देखने की, आप देख लीजिए। तो अब आप देख लीजिए, चौथे घर में बृहस्पति की जो दृष्टि है ये भी वही दिखा रही है। वो ये कि जो दूसरा घर दिखा रहा है, परिवार में किसी का सेलिब्रेशन। चौथा घर भी हमारा कुटुंब है, परिवार ही है। हृदय है, हृदय में सेलिब्रेशन, माता है, भूमि है, भवन है, वाहन है। आप भूमि खरीद सकते हैं, भवन खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। किसी का मकान का कंस्ट्रक्शन चल रहा था या कोई ऐसा काम चल रहा था जिसे आप बहुत लंबे समय से कर तो रहे थे मगर वो कंप्लीशन पर नहीं आ रहा था, अब उसका कंप्लीशन होगा और कंप्लीशन के बाद सुख की अनुभूति और प्राप्ति होगी। बात करें आपके पांचवें घर की तो यहाँ मेष राशि है, जिसका स्वामी मंगल छठे घर में बैठा है। छठा घर रोग ऋण और शत्रु है, मंगल सेनापति है, नंगी तलवार लेके बैठा है, रोग का नाश, ऋण का नाश, शत्रु का नाश। पांचवा घर पूर्व जन्म, पांचवा घर संतान, विद्या, बुद्धि और हमारे प्रेम प्रसंग। हर ग्रह के कुछ शुभ और कुछ अशुभ फल भी है। मंगल जहां सेनापति है, जहां एक तरफ एनर्जी है हमारे शरीर की, हमारा रक्त है, जहां एक तरफ फाइट को दिखाता है वहीं थोड़ा थोड़ा एंगर को भी दिखाता है। बिना क्रोध के आप युद्ध कैसे करेंगे वो सोचिए। युद्ध के लिए पहले क्रोध आना जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा ना कि तामसिक जो प्रवृत्तियां हैं उनके बिना जीवन पूरा नहीं होता है जी। जब पांचवें घर का स्वामी होगा तो संतान के साथ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद, आप ऊंची आवाज में हो सकते हैं उनसे बात करें। हमारे प्रेम प्रसंगों में थोड़ा सा क्रोध की स्थिति है ना, लेकिन साथ ही साथ ये नौकरी का घर है और जब वृष राशि में मंगल मार्गी और उदित होगा छठे घर में, तो जो मेहनत आपने की है जॉब के लिए, कंपटीशन का घर है ये, काफी हद तक उसमें सक्सेस को दिखाता है। पूर्व जन्म के फल के अनुरूप आपको फल देगा ये इस समय। सातवें घर की बात करें, यहाँ सूर्य 16 जुलाई तक है मिथुन राशि में, मिथुन सम राशि है सूर्य की। बुध यहाँ वक्री और अस्त होंगे 7 जुलाई से, 21 जुलाई से मार्गी हो जाएंगे। बुध अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं और राहु की यहाँ 5वीं दृष्टि है। पहले अस्त ग्रह को समझिए। सबसे पहली बात तो वक्री, जब कोई ग्रह उल्टा चलता हुआ दिखता है, वास्तव में उल्टा नहीं चलता है, उसको हम वक्री ग्रह कहते हैं। उस समय उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। पहली बात तो बुध बहुत मजबूत, बहुत पावरफुल हो जाएगा। दूसरी बात अस्त ग्रह को समझिए। जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत करीब आ जाता है तो सूर्य उसको अपनी आभा में, अपने प्रकाश में ढक लेता है। पाराशर ऋषि कहते हैं जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक आ जाता है वो सूर्य से अस्त होता है, तो इसका अर्थ ये है कि सूर्य उसको अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। अब क्या होगा, राजा है सूर्य, राजकुमार है बुध। राजकुमार की शक्तियां, उसकी पावर, उसका डिपार्टमेंट राजा के हाथ में चला गया। ऐसा समझ लीजिए राजा ने वित्त विभाग छीन लिया वित्त मंत्री से। सारी पावर्स राजा के हाथ में। मगर एक बात सोचिए कि अगर राजा वित्त विभाग के निर्णय लेगा तो राजा तो ज्यादा समझदार है, ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा ताकत है, ज्यादा प्रकाश है। हाँ, एक इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस नहीं होगा इस समय बुद्ध का, बुद्धि का। आपकी बुद्धि सत्वगर स्पाउस या स्पाउस की बुद्धि कहूं तो किसी बड़े के कंट्रोल में रहेगी, किसी या पिता या गुरु या कोई बॉस या जिसको वो पिता रूप मानते होंगे, कोई बड़ा गाइड करेगा, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात है। सातवां घर सिर्फ वैवाहिक जीवन नहीं, बिजनेस है, बिजनेस पार्टनरशिप है।
आप किसी बड़ी की सलाह मानेंगे जो कि बहुत फ्रूटफुल होगी, जिसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। राहु की पांचवी दृष्टि यहाँ, कुछ अचानक घटनाएं वैवाहिक जीवन में होंगी। कभी कभी ऐसा होता है हमारे लाइफ पार्टनर्स में से कोई एक थोड़ा ज्यादा मेच्योर्ड होता है, थोड़ा ज्यादा समझदार होता है, ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, ज्यादा व्यवहारिक होता है। ऐसे में उसकी बात सुन लेनी चाहिए। उस समय ईगो को उठा करके एक तरफ रख देना चाहिए। सूर्य सातवें घर में, सूर्य अहंकार, सूर्य ईगो, थोड़े से ईगो इश्यूज रहेंगे। 16 जुलाई तक, आप डेट्स पूछते हैं, डेट्स बता रही हूँ, 16 जुलाई तक जब तक सूर्य यहाँ रहेगा, मैरिड लाइफ में थोड़े ईगो इश्यूज रहेंगे। बिजनेस में, बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़े ईगो इश्यूज रहेंगे, उससे बचिएगा। तभी जो वो बुध का अस्त होने का असर है, मुझे किसी ने पूछा अभी लास्ट उसमें कि मैडम बुध तो अस्त है, आप तो बोल रहे हो उसके अच्छे रिजल्ट्स होंगे। बिल्कुल होंगे, लॉजिक मैंने बतला दिया आपको, क्योंकि बुध की पावर सूर्य के हाथ में है। बुध बालक है, सूर्य एक मेच्योर्ड राजा है। जब राजा राजकुमार के निर्णय लेगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छे होंगे। हाँ, जब कोई ग्रह अस्त होता है तो अपनी इंडिविजुअलिटी खो देता है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा समझ लीजिए कि लाल सूर्य के प्रकाश में कोई ऑरेंज कलर, सपोज मैं मंगल की बात करती हूँ, वो धीरे धीरे अगर उसके करीब आएगा तो उसके प्रकाश में रेड में ऑरेंज कहाँ खो गया आपको पता ही नहीं लगेगा। तो वो अपनी इंडिविजुअलिटी खो देता है, कोई भी ग्रह इंडिविजुअल पावर्स भी खो देता है। उस ग्रह के जो नेचर है या उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो उस ग्रह के अंडर, सूर्य से ही सब अस्त होते हैं, सूर्य के अंडर आ जाते हैं। यानी कि सूर्य की जो क्वालिटीज हैं वो उस समय उस ग्रह पर हावी होंगी। यह है किसी ग्रह का अस्त होना। तो आपके वैवाहिक जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेगा या आप दोनों में से जो मेच्योर्ड है वो निर्णय लेगा, मान लीजिएगा। सिमिलरली आपके बिजनेस पार्टनरशिप में या बिजनेस में कोई बुजुर्ग अगर सलाह देता है, मान लीजिएगा उसको। बात करें आपके 8वें घर की, तो यहाँ सूर्य 16 जुलाई से आ जाएंगे, 1 से 7 तक बुध, शुक्र 4 तारीख तक, और बृहस्पति उच्च मार्गी, उदित और पुष्य में। 8वां घर बहुत 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 रिच है इस समय। सबसे पहले शुरू की बात करती हूँ फर्स्ट वीक की, जब यहाँ शुक्र और बुध रहेंगे, विष्णु लक्ष्मी योग बनेगा। 8वां घर पाताल, लक्ष्मी का जन्म पाताल से ही हुआ है। सडन गेन्स को दिखाता है ये, अचानक किसी ऐसे धन की प्राप्ति जो आपने नहीं कमाया है, ससुराल से, सट्टा से, लॉटरी से, जुआ से, गड़ा हुआ धन, या कोई गिफ्ट, या कोई ऐसा धन जिसको आपने मरा हुआ मान लिया था कि ये पैसा तो वापस नहीं आएगा, ऐसा कोई धन वापस आएगा, पहली बात। दूसरी बात, 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो वैवाहिक, शुक्र वैवाहिक जीवन है, बुध जब शुक्र के साथ मिलता है तो वैवाहिक जीवन को पूर्णता देता है। जब विष्णु और लक्ष्मी इकट्ठे हैं वो विष्णु लक्ष्मी योग है। वैवाहिक जीवन में पूर्णता, अगर कोई खटपट चल रही थी, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई डिस्प्यूट थे, उनका सॉल्यूशन निकलेगा। उसके अलावा 16 जुलाई से जब सूर्य यहाँ आ जाएंगे, बृहस्पति को लास्ट में डिस्कस करूंगी, पहले सूर्य को डिस्कस करती हूँ। देखिए जी, पाराशर ऋषि कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता, पर मैं ऐसा नहीं मानती। मेरे पिताजी ने ऐसा नहीं सिखाया, और मैंने आज तक काउंटलेस हॉरोस्कोप्स देखे हैं। मैं 10 साल की उम्र तक तो पाराशर पिताजी ने कंठस्थ करा दिया था, तो बहुत छोटी उम्र में उनके साथ बैठने लगी थी और उनके साथ बैठ के हॉरोस्कोप रीडिंग करती थी। तो मैंने कहा कि काउंटलेस हॉरोस्कोप्स मैंने देखी, आज तक मैंने एक भी कुंडली ऐसी नहीं देखी जिसमें सूर्य अष्टम में हो और उस बालक को, जिसकी कुंडली है, पिता से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा कभी मैंने नहीं देखा। तो इसको बस, क्योंकि मेरे पिताजी कहते थे कि एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोफिजिक्स है ना, उसको साइंटिफिकली देखो। और साइंटिफिकली सूर्य हो या मंगल हो, कोई भी अग्निग्रह जब जल में उतरेगा, जब पाताल में उतरेगा, जब समुद्र में उतरेगा, तो डेफिनेटली वो समुद्र के जल को तो थोड़ा गर्म करेगा ही करेगा, ये निश्चित बात है, पर खुद की ऊर्जा भी तो जाएगी ना, उसकी खुद की ऊर्जा भी, वो भी तो थोड़ा ठंडा होगा। तो सूर्य जब अष्टम में होगा, पिताजी के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा। सरकार से थोड़े मतभेद, पिताजी से थोड़े मतभेद, बॉस से थोड़े मतभेद होने की संभावना है। आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट इट। हाँ, बृहस्पति का यहाँ होना एक बहुत अच्छी स्थिति है। बृहस्पति जब जब अष्टम में आते हैं
रक्षक बनकर आते हैं, किसी बहुत 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 बड़े खतरे से आपको बचाते हैं। डरा नहीं रही हूँ। आठवां घर हमारे पितृ हैं, हमारा डीएनए है। तो ये और बृहस्पति क्या है? देवगुरु, एंजल्स, डिवाइन पावर्स, दैवीय शक्तियां, आपके पितृ किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आपको ऐसे बचा करके ले जाएंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन रियलाइजेशन होगा बाद में। दूसरी बात, आठवें घर का बृहस्पति, बृहस्पति ज्ञान है। सबसे ज्यादा पोर्टफोलियोज बृहस्पति के ही पास है। बृहस्पति विशालता है, जिस घर में बैठता है उस घर को विशाल देगा। आठवां घर ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। जब तक बृहस्पति यहाँ पर कर्क में है, आपके आठवें घर में है। आठवां घर हमारी सबकॉन्शियस है ना? हमारी सबकॉन्शियस लेवल पर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, आपके मन के अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, आपके विचारों में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, आपके जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। ये ससुराल का घर है, ससुराल में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। मिनी माइक्रो एनालिसिस को दिखाता है आठवां घर, उसमें बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। आपका थॉट प्रोसेस ही बदल देगा। जब उच्च का होगा तो अति उत्तम फल देगा। वो सडन गेन्स, वो सडन अचीवमेंट्स जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी, वो जैसे कि मैंने कहा कि ऐसे काम कभी पितृ कृपा या दैवीय कृपा के बिना हो ही नहीं सकते। बाकी छोड़ दीजिए, मैं अपनी ही बात करती हूँ। हम जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप एक्सेप्ट करें या नहीं करें, हम कितने भी अच्छे मैथमेटिशियंस हों, अगर आपकी प्रेडिक्शन सही निकल रही है तो विशेष रूप से कहीं ना कहीं कोई दैवीय कृपा या पितृ कृपा आप पर है। तो ज्ञान है बृहस्पति, बुद्धि है बृहस्पति, अध्यात्म है बृहस्पति, धर्म है बृहस्पति, संतान है बृहस्पति, स्त्रियों के केस में पति है बृहस्पति। तो इतने सारे पोर्टफोलियोज लेके जो बैठा है, जब वो उच्च का होगा, और पुष्य जैसे नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र किसी फल की प्राप्ति को दिखाता है। तो जो भी आपको फल चाहिए था, वो परिवार से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, आपके ससुराल से, वैसे भी ये ससुराल का घर है, ससुराल से रिलेटेड है, या पांचवें घर हालांकि हमारा पूर्व जन्म है, लेकिन डीएनए तो इसी से आता है। फोर फादर से रिलेटेड कुछ है तो उसके अचीवमेंट्स, वसीयत से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, उसका बहुत बड़ा लाभ इस समय आपको मिलेगा। बात करें आपके नवम भाव की, तो केतु यहाँ मघा में है, शुक्र यहाँ 4 तारीख से आ जाएंगे। केतु और शुक्र आपस में परम मित्र, केतु और शुक्र परम मित्र। अब क्या है कि शुक्र वैभव, शुक्र धन, शुक्र संपदा, और केतु क्रिस्टल। केतु जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा उसको, उसके गुण धर्म को एक्सेप्ट करके, उसकी क्वालिटीज को एक्सेप्ट करके उनको वापस रिफ्लेक्ट करता है। शुक्र धन है, धन को बढ़ाएगा। शुक्र प्रेम है, प्रेम को बढ़ाएगा। शुक्र वैभव है, वैभव को बढ़ाएगा। शुक्र संतति है, संतति को बढ़ाएगा। शुक्र ललित कलाएं हैं, ललित कलाओं को बढ़ाएगा, और इनसे भाग्योदय होगा। केतु वैसे भी इस समय मघा में है, मघा भी पितृकृपा को ही दिखाता है। पितृकृपा से इस समय भाग्य इतना साथ देगा। देखिए, सारी कुंडली एक ही चीज बता रही है। आप किसी भी घर को उठाइए, हर घर एक ही बात बता रहा है, सिवाय वैवाहिक जीवन में थोड़े से अनबन के। प्रेम जीवन में थोड़ा अनबन, प्रेम जीवन में भी दिखा रहा है। 5वें घर से हम प्रेम को देखते हैं, 7वें घर से विवाह को देखते हैं। 5वें का मंगल छठे में वो दिखा रहा है कि भाई थोड़ी बहुत अनबन होगी। 7वें में सूर्य दिखा रहा है ईगो इश्यूज होंगे। उसके सिवाय ये महीना काफी अच्छा है, बहुत कुछ दे करके जाएगा। राहु की 7वीं दृष्टि, मंगल की 4थी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है। अचानक कुछ घटना है। हालांकि केतु भी और शुक्र भी दोनों सूर्य यानी शत्रु के घर में बैठे हैं। केतु का भी सूर्य से शत्रु भाव, शुक्र का भी सूर्य से शत्रु भाव। तो जो अचीवमेंट्स होंगे ना, उनमें थोड़ी हर्डल्स तो पक्का आएंगे निश्चित रूप से। स्मूथ सेल तो नहीं होगा, एकदम हाथ में फल आकर के गिरा नहीं चाहिए, वो तो नहीं होने वाला है। लेकिन थोड़ा विलंब होके, थोड़ी देर होकर के, थोड़ी हर्डल्स आके, थोड़ी परेशानियां होने के बाद जो अचीवमेंट्स होंगे, दे आर गोइंग टू बी ग्रेट। सो नथिंग टू वरी, है ना। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। बात करें 10वें घर की, यहाँ कन्या राशि जिसका स्वामी बुध, शुरू में आपके 8वें घर में, बाद में 7वें घर में। वक्री और हस्त 26 जुलाई से मार्गी होगा। तो जैसा कि मैंने कहा, दशम भाव कर्म स्थान, कर्म स्थान पर कोई बड़ा निर्णय लेगा कोई बॉस।
सूर्य राजा है, सूर्य गवर्नमेंट है, सूर्य आपका बॉस है। मान लीजिएगा इस समय बात उन लोगों की, क्योंकि वो आपके हित में होगा। शनि की 7वीं दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि से शनि चौथे घर में बैठ करके दशम भाव को देख रहा है। अपने कारक भाव पर दृष्टि है। दशम भाव कालपुरुष की कुंडली में मकर राशि का है ना। पिताजी कहते थे कि देखो, जब तुम कोई भी कुंडली पढ़ते हो ना, तो वहां पर जो राशि बैठी है वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, मगर ये भी जरूर देखो कि उस घर का ओरिजिनल स्वामी, असली स्वामी, पूर्ण स्वामी कौन है। तो शनि 10वें और 11वें घर का पूर्ण स्वामी है। 10वें में मकर, 11वें में कुंभ राशि आती है। तो अपनी ही राशि को जब पूर्ण दृष्टि से देखेगा, डिले करेगा चीजों में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो देगा वो सॉलिड देगा, वो परमानेंट देगा, लंबे समय के लिए देगा। वैसे भी इस समय रेवती में तो जो देगा उससे आप सेलिब्रेशन के मूड में और मोड में आ जाएंगे। बात करें 11वें घर के, तो 11वें घर में तुला राशि है, जिसका स्वामी शुक्र अच्छी स्थिति में भाग्य भाव में बैठा है। देखिए, लाभ का स्वामी भाग्य में हो या भाग्य का स्वामी लाभ में हो, अचानक भाग्य से लाभ। इस समय कुछ, मैंने कहा ना, डिवाइन फोर्सेस, पितृ कृपा, देव कृपा से कुछ काम ऐसे अचानक हो जाएंगे जिनमें आप लगे हुए थे, हो ही नहीं रहे थे। अब परेशान हो गए थे कि भैया अब तो ये होने ही नहीं है, और आपने उम्मीद छोड़ दी थी कि छोड़ो अब तो नहीं होगा, अब कोशिशें नहीं करते, और अब अचानक कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा, कोई हेल्प मिलेगी, कोई सोर्स क्रिएट होगा कि अचानक फटाफट फटाफट वो काम हो जाएंगे, जिससे लाभ और इच्छा पूर्ति होगी। राहु की 9वीं दृष्टि शुक्र के घर पर, राहु शुक्र का मित्र है, शतभिषा में बैठ करके शुक्र के घर को देख रहा है। ब्लेसिंग्स, इस समय ब्लेसिंग्स आपको बहुत जगह से मिल रही हैं। तो जो भी लाभ और इच्छा पूर्ति होगा वो अचानक होगा। अचानक किसी ऐसे इंसान से मुलाकात होगी कि अच्छा, अरे आपको इस डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम है, वहां तो मैं हूँ, आप एप्लीकेशन भेजिए ना, मैं फटाफट करता हूँ। ऐसी कुछ चीजें आपके जीवन में इस समय होंगी। बात करें 12वें घर की, तो 12वें घर में वृश्चिक राशि, जिसका स्वामी मंगल छठे घर में बैठकर पूर्ण दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं। पिताजी कहते थे जब कोई ग्रह किसी और घर में बैठकर पूर्ण दृष्टि से अपने घर को या अपनी राशि को देखे तो इसका मतलब समझो। कोई बच्चा विदेश पैसा कमाने गया, $100 कमाए, 90 अपने घर भेजे, बेचारे ने 10 अपने पास रखे। घर कहाँ भेजे? जहां उसकी दृष्टि है, उसका अपना घर। इतना बेनिफिट, 90% बेनिफिट कोई ग्रह वहां देता है अगर अपने ही घर को या अपनी ही राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो। और यहाँ तो पूर्ण दृष्टि यानी सप्तम दृष्टि मंगल की है 12वें घर पर। 12वां घर विदेश, विदेश से लाभ, मल्टीनेशनल कंपनीज से लाभ, कोर्ट कचहरी में कोई मसले हैं उनमें मामला आपके फेवर में इस समय होने की बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। अस्पताल से लाभ, अनाथाश्रम से लाभ, दूसरी भाषा, दूसरे धर्म, दूसरी जाति के लोगों से लाभ। यहाँ पर बृहस्पति की 5वीं और मंगल की, जैसे कि मैंने कहा, 7वीं दृष्टि, तब जब बृहस्पति भी पुष्य नक्षत्र में है। कोई आप एफर्ट कर रहे थे विदेश से रिलेटेड किसी काम के लिए, तो उसमें इस समय बहुत अच्छे फल मिलेंगे। ये है मेरी रीडिंग्स इस महीने के बारे में। कुछ रेमेडीज मैं आपको बताती हूँ। मैं हमेशा बहुत सिंपल रेमेडीज बताती हूँ, स्टोन्स वगैरह कभी सजेस्ट नहीं करती। आई बिलीव अ लॉट इन प्रेयर्स। मेरा ये मानना है कि प्रेयर्स आर अ डायरेक्ट कनेक्ट टू द यूनिवर्स। आप अगर प्रार्थना करते हैं, आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हैं, तो आप ब्रह्मांड से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। शनि चौथे घर में है, हनुमान चालीसा कीजिए। आपके प्रेम संबंधों में, संतान के साथ होने वाले जो विवाद है उनमें भी मदद करेगा, क्योंकि मंगल और शनि दोनों को साधने वाला हनुमान चालीसा है। दूसरी बात, बुध क्योंकि वक्री है और अस्त है, तो हरी मूंग की दाल साबुत बर्ड्स को खिलाइए। और तीसरा, केतु जब तक भाग्य भाव में बैठा है, चींटियों को आटा और चीनी मिलाकर दीजिए, क्योंकि केतु जहां बैठेगा वहां थोड़ा प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करेगा। केतु विच्छेद है, सेपरेशन है। भले ही मगा में बैठा हो, अगर अपनी बेसिक नेचर थोड़ी ना छोड़ देगा, उसका असर तो आएगा। तो उसके असर को कम करने के लिए चींटियों, अपने घर के ऊपर केसरिया ध्वज लगाइए, चींटियों को आटा और चीनी मिला करके दीजिए। इतना अगर आप कर लेते हैं तो इट्स मोर देन एनफ। एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं बहुत रिसर्च के बाद वीडियोस बनाती हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं कहती कि मैं पूर्ण ज्ञाता हूँ, ना कभी हो सकती हूँ, क्योंकि ज्योतिष एक इतना विशाल समुद्र है। हालांकि मैं तो बचपन से पढ़ रही हूँ, बचपन से सीखा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मैं पूर्ण ज्योतिष को जानती हूँ। नहीं जी, मैं नहीं जानती, क्योंकि उसको जानने के लिए तो 10 जन्म भी कम है।
जितना जानती हूँ, जो जानती हूँ, उसको आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। बहुत डीप रिसर्च, माइक्रो रिसर्च के बाद मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। मेरे वीडियो आपको जैसे भी लगते हैं, मैं कभी ऐसा नहीं कहती हूँ झूठी तारीफ़ कीजिए, जैसा भी लगा, सही लगा, गलत लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, आप पर इम्प्लीमेंट है, नहीं है, एक छोटा-सा कमेंट लिखिए ज़रूर। मैं लगभग हर कमेंट का जवाब देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि हर किसी को जवाब दूँ, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए रिसर्च का काम करते हैं। मुझे पता लगता है कि जो कैलकुलेशंस मैंने की, वो कितनी सही निकली, कितनी गलत। एक छोटी-सी रिक्वेस्ट और है, अगर हो सके तो जो नंबर मैं फ्लैश करती हूँ उस पर मैसेज कीजिए, उतने सारे कॉल्स हम लोग रिसीव नहीं कर पाते हैं। आप मैसेज करेंगे तो आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के लिए बहुत जल्दी। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कीजिए।